हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरविंद मिश्रा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जैसे कि एक वीडियो और एक पहले चैप्टर का आ चुका है, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है और किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई करते रहें, मस्ती भी करते रहें। तो नोट निकालना, पेन निकालना और लिखते रहें। तो चलिए देखते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो उसमें हमने ये बताया था आपको कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया है वह कई प्रकार से होती है, कई प्रकार वह बन सकता है। तो पहला उसमें जो आता है वो आता है क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। दूसरा क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया, अथवा इसी को हम क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया। देखिए, संयोजन अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि दो चीजें हैं और दोनों मिलकर के एक बन जाए, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या चीज होता है, तो इसमें कोई एक ही पदार्थ रहता है, वो टूट जाता है, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, तो उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या कहते हैं, तीसरा जो होता है उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में क्या चीज होता है कि कोई एक पदार्थ जो है या एक तत्व किसी दूसरे पदार्थ के कुछ तत्वों को विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब यह होता है कि एक दूसरे से दो पदार्थ होते हैं और उसमें से कुछ तत्व एक दूसरे को क्या कर देते हैं, विस्थापन कर देते हैं, उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन एवं अपचयन किसे कहते हैं, तो उपचयन का मतलब यदि ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती है तो उसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और अगर अभिक्रिया में ऑक्सीजन कम होता है तो उसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जो छठवां आता है वो क्या है, ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि जब कोई अभिक्रिया हो रही हो और उसमें ऊष्मा निकले, ठीक है, उसमें क्या हो, ऊष्मा निकले, तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। और यदि ऊष्मा अवशोषित होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इतने तरीके से पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में आपको यहाँ 6 प्रकार मैं बताऊंगा। और अब चलिए एक एक के बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं। तो पहले हेडिंग लगाइए, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया हो गया, हेडिंग लिखिए संयोजन अभिक्रिया। तो आइए बात करते हैं कि संयोजन अभिक्रिया है क्या। तो आप लोग डिफिनेशन लिख लें, ब्लैक बोर्ड से भी लिख सकते हैं, मैं बोल भी रहा हूं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कोई भी दो पदार्थ होगा या उससे अधिक पदार्थ होगा, वो सभी मिल गए, एक में मिल गए और उसके बाद से कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उसी को हमें क्या कहते हैं, उसी को हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि एग्जांपल लिया जाए, दो पदार्थ का मतलब ये हुआ, जैसे अगर मान लिया जाए कि चीनी ले लिया जाए और पानी ले लिया जाए, तो दो पदार्थ हो गया, एक चीनी हो गया, दूसरा क्या हो गया, पानी हो गया। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, शरबत बन जाता है। तो जो शरबत हुआ वो नया पदार्थ हुआ, और दो पदार्थ जो मिला वो क्या क्या चीज हो गया, चीनी और पानी। तो चीनी पानी मिल करके एक पदार्थ शरबत बना रहे हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब इसी को योग अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी कि जुड़ना, यानी कि दो पदार्थ जुड़ करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर देखा जाए, सपोज कर लो कि जैसे एक पदार्थ कोई x है और एक पदार्थ क्या है, y है। अगर x और y दोनों मिल गए और दोनों मिल करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, क्या, z। ये जो z है वो क्या चीज बन गया, नया पदार्थ। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अगर एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल में आप ये देख सकते हैं, जैसे अगर मान लो कि एक कार्बन है, ठीक है, एक पदार्थ क्या हो गया, कार्बन, दूसरा पदार्थ क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो एक पदार्थ कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे
तो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ हमने ये देखा कि दो पदार्थ हैं, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर के एक नया पदार्थ बना रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। मतलब इसमें यह होता है कि कोई भी दो पदार्थ आपस में मिल जाए और एक नया पदार्थ बना जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और भी देखा जाए, जैसे अगर मान लिया जाए कि जैसे अगर H है, ठीक है, या H2 है और क्या चीज है, Cl2 है, ये आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, 2HCl, यानी कि हाइड्रोजन है और क्या है, क्लोरीन है। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। तो इसमें ये देखो दो पदार्थ हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन, और ये जब दोनों मिल रहे हैं तो केवल एक पदार्थ बन रहा है, HCl। तो इस अभिक्रिया को हम क्या चीज कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग अपने से भी एग्जाम्पल्स को लगा सकते हैं कि कैसे क्या क्या बन सकता है। जैसे एक चीज और भी है कि अगर मान लिया जाए कि पहले मैं बताया था एक एग्जाम्पल, और भी पिछले वीडियो में भी मैंने दिया था कि होता क्या है कि अगर मान लीजिए हम लोगों के घर में चूना लगवाना है, चूना की पुताई करवाना है, तो हम लोग मार्केट से चूना लाते हैं, बिना बूझा हुआ चूना लाते हैं, CaO लाते हैं। क्या लाते हैं, बिना बूझा हुआ चूना लाते हैं, CaO, इसको लाते हैं। और इसको हम क्या करते हैं कि पानी में रख देते हैं। पानी का सूत्र क्या होता है, H2O। हम लोगों के घर में ये नादा में या किसी भी पात्र में हम क्या करते हैं, इस पानी को रखते हैं, इसमें हम जो बाजार से ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड लाते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, उसको हमने क्या किया कि H2O में मिला दिया। जब H2O में हम मिला देते हो तो फाइनली हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये क्या मिल जाता है, CaOH का होल ट्वाइस मिल जाता है। और साथ ही साथ आप देखते होंगे कि इसमें से ऊष्मा भी निकलती है। ठीक है, इसमें से क्या निकलती है, ऊष्मा निकलता है। जैसे ही आप चूना को पानी में डालते हो तो आप देखते होंगे कि पानी बहुत जलने लगता है, ठीक है, उबलने लगता है पानी। तो वो उसी का कारण ये होता है कि उसमें ऊष्मा निकलता है। अब चलिए देखिए बैलेंस हो जाए है कि नहीं। इधर देखिए कैल्शियम कितना है, 1 है, तो इधर भी कैल्शियम कितना है, 1 है। इधर देखिए ऑक्सीजन कितना है, 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है। होल ट्वाइस का मतलब ये होता है इसका गुणा H में भी होगा, O में भी होगा। ठीक है, हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, तो इधर भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो यहां हम देख रहे हैं ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं, बिना बूझा चूना। ठीक है, बिना बूझा चूना को मार्केट से लाते हैं और किसमें मिला देते हैं, जल में जब मिला देते हैं तो क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, बूझा हुआ चूना। इसको क्या कहते हैं, बूझा हुआ चूना या बूझा चूना बोलते हैं इसको। ठीक है ना। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं कि दो चीजें मिलकर के, एक क्या, बिना बूझा चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या चीज, जल। जब दो चीजों को हम मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक नया पदार्थ बन रहा है, यानी कि इन दोनों को मिलाने से तीसरा पदार्थ बन रहा है। इसलिए पूछा जाए कौन सी अभिक्रिया होगी, तो आप बताएंगे यह संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, फिर अब उसके बाद से नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लगाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग में क्या चीज मैंने बताया, दूसरा जो होता है वो है आपका वियोजन अभिक्रिया। हेडिंग लगाएं, वियोजन अभिक्रिया। तो हेडिंग लगा दिए आप लोग, वियोजन अभिक्रिया। दूसरा हमारा है वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया का देखो, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था कि दो पदार्थ आपस में मिलकर तीसरा पदार्थ बनाते थे, और वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक ही कोई पदार्थ रहेगा और वह टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ बनाएगा। मतलब वियोजन की अभिक्रिया जो होती है वो संयोजन का उल्टा है। संयोजन का मतलब जुड़ता था और वियोजन का मतलब क्या होगा, टूटेगा। ठीक है, तो आप लोग डिफिनेशन यहां से लिख लीजिए कि जब कोई पदार्थ टूटकर, या जब कोई एक ही पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नया उत्पाद बनाता है या नया पदार्थ बनाता है। ठीक है, नया उत्पाद या नया क्या चीज, इसी को आप लिख सकते हैं पदार्थ बनाता है, तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें टूटेगा, जैसे अगर मान लो कि उसी का उल्टा कर दो, जैसे मान लिया जाए कि एक कोई पदार्थ है Z, ठीक है, क्या है
एग्जांपल में आप समझ सकते हैं कि जैसे जेड है, अब जेड कोई पदार्थ है और ये क्या होता है कि अगर टूट जाए दो पदार्थों में, सपोज करो एक्स और किसमें टूट जाता है, वाई में टूट गया, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। वियोजन अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि एक पदार्थ था जेड और सपोज करो इसको हमने यहाँ ऊष्मा दे दिया, क्या दिया, ऊष्मा दे दिया। अच्छा, ये कैसे टूटेगा, या तो आप इसको ऊष्मा देंगे या फिर प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। जब ऐसे होता है तो हम इसी को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि एक पदार्थ कोई जेड था और ये ऊष्मा पाकर के दो पदार्थों एक्स और वाई में टूट गया। तो अगर कोई ऐसा एक ही पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है या नया उत्पाद बनाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया में एक और भी एग्जांपल अगर समझा जाए, जैसे अगर मान लो कि सिल्वर क्लोराइड है, AgCl2 है, सिल्वर क्लोराइड है और सिल्वर क्लोराइड को अगर सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाए, ठीक है, कहां रखना है आपको, सूर्य के प्रकाश में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में अगर रख दिया जाए तो ये टूट जाता है। और किसमें किसमें टूटता है, एक तो टूट जाएगा सिल्वर में और किसमें टूट जाता है, क्लोरीन में टूट जाता है। तो AgCl2 देखो बैलेंस है, इधर Ag1 है, इधर भी Ag1 है। अच्छा, फिर इधर देखिए कि Cl2 कितना है, 2 है, और उधर भी कितना है, Cl2 2 है। लेकिन हम क्या करते हैं कि इसका 2 परमाणु लेते हैं, ठीक है, इसका क्या चीज लेते हैं, 2 परमाणु लेते हैं। यहां इसको हम ऐसे भी लिख पाएंगे कि AgCl, ऐसे AgCl है, सिल्वर क्लोराइड का जो सूत्र होता है, सिल्वर क्लोराइड का जो सूत्र है वो AgCl है, गलती से Cl2 लिखा गया था, तो क्या होता है, AgCl2 है। तो यह किसमें किसमें टूटता है, ये देखिए किसमें किसमें टूटेगा, तो एक Ag सिल्वर में, यानी कि इसको आप क्या बोलोगे, सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी ना, और किसमें टूट जाता है, क्लोरीन में टूट गया, क्लोरीन में टूट गया। तो Ag इधर कितना है, 1 है, इधर भी कितना है, 1 है। अच्छा, क्लोरीन इधर कितना है, 1 है, और इधर कितना है, 2 है। तो इस इधर क्लोरीन 1 है, इधर 2 है, तो क्लोरीन की परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ 2 का मल्टीपल कर दीजिए। तो अब इधर क्या हो गया, 2Ag हो गया, इधर Ag एक ही है तो 2 का मल्टीपल यहाँ भी कर दो, 2Ag हो गया, Cl 2 इधर भी, 2 इधर भी। तो आप ये देख रहे हैं कि जब हम सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो यह सिल्वर और क्लोरीन में बट गया, टूट गया। तो एक पदार्थ क्या था, यहाँ सिल्वर क्लोराइड था, और यह 2 पदार्थ यानी कि सिल्वर और क्लोरीन में टूट करके नया पदार्थ बना लेता है। अर्थात इस अभिक्रिया को पूछा जाए तो कौन सी अभिक्रिया होगी, वियोजन अभिक्रिया होगी। आपको बार बार मैं बता रहा हूं, वियोजन अभिक्रिया का मतलब यही है कि अगर कोई एक पदार्थ है वह पदार्थ टूट जाए और 2 या 2 से अधिक पदार्थ बना ले, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि Fe या सपोज कर लिया जाए कि फेरस सल्फेट है, FeSO4 है, क्या है, एक नेक्स्ट और भी देखा जाए। जैसे अगर मान लिया जाए कि Fe फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट का सूत्र क्या चीज होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिखें कि फेरस सल्फेट का सूत्र क्या चीज होता है। तो आपको पता है कि FeSO4 होता है, क्या होता है, FeSO4 होता है। तो जब FeSO4 टूटता है, ठीक है, तो ये क्या क्या चीज बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनाता है। यानी कि यह बनाएगा ऐसे ऐसे, आप देखें FeSO4, ठीक है, ये क्या हो गया, FeSO4। FeSO4 को क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट। जब फेरस सल्फेट को उष्मा दिया जाता है तो किसमें किसमें बदलता है, एक तो बदलता है फेरिक ऑक्साइड में, किसमें बदलेगा, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या चीज होता है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, और किसमें बदलता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में, और किसमें बदलता है, SO3 में।
ठीक है, ध्यान से समझें। इसको हम FeSO4 पहले बार तो आप लोग कक्षा 9 में ये आणविक फार्मूला याद करने के लिए कहा गया, उसको आप लोग याद कर लें ताकि ये चीजें कंफर्म हो कि FeSO4 जैसे हम बोलते हैं कि फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट, तो ये सब आप लोग अपने से भी बता सकें कि जैसे फेरस, तब आराम होगा कि जैसे ही मैं बोलूंगा कि फेरस सल्फेट को जब उष्मा दिया जाता है तो ये फेरिक सल्फेट में, और फेरिक सल्फेट में सल्फर डाइऑक्साइड गैस में, और क्या सल्फर डाइऑक्साइड गैस में बदल जाता है। तो यह क्रिया कौन सी होगी, तो तुरंत बताएंगे यह कौन सी क्रिया होती है, वियोजन की अभिक्रिया होती है। तो ये देखिए फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट, इसका हम नाम भी लिख दे रहे हैं, इसका क्या है, इसको कहते हैं फेरस सल्फेट, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं फेरिक सल्फेट, ठीक है, फेरिक सल्फेट। और इसको क्या बोलते हैं, इसको, इसका नाम आपको पता है क्या चीज, कि सल्फर डाइऑक्साइड जहां O के साथ 2 रहे वहां डाई बोलते हैं, जहां 3 रहे उसको हम ट्राई बोलते हैं, ठीक है। तो फेरस सल्फेट को जैसे ही हम इसको उष्मा दिए, ठीक है, फेरस सल्फेट मेरे पास था और इसको क्या कर दिया गया, उष्मा दिया गया। जब ये उष्मा दिया जाएगा तो किसमें किसमें बदलेगा, फेरिक सल्फेट में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये बदल जाएगा। तो इसमें भी हम यही देख रहे हैं कि जो FeSO4 है वह केवल एक ही पदार्थ है, FeSO4। जैसे ही हम इसको उष्मा दे रहे हैं तो वह फेरिक सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में यानी कि 3 पदार्थों में टूट जा रहा है। तो इस क्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, देखा जाए बैलेंस सही है कि नहीं, तो इधर Fe1 है, इधर Fe2 है, तो यानी कि यहाँ पर आपको 2 का गुणा करना होगा। अब देखिए इधर Fe कितना हो, इधर देखिए Fe कितना हो गया 2, इधर भी 2, सही है, लेकिन S कितना हो गया, इधर S कितना है 4 और इधर S क्या है 1 2, तो ये S है। तो ये बताइए कि इधर जो है 4S करने के लिए हम क्या करेंगे, आप 2 का मल्टीपल यहां भी कर दीजिए, 2 का मल्टीपल यहां भी कर दीजिए। यह चीज हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इसको हम किस तरीके से बनाते हैं। तो इसके लिए आप लोग एक काम करेंगे कि बस यहाँ आप बस ऐसे अपने से कीजिए। फिर यहाँ देखिए फेरस सल्फेट का सूत्र FeSO4, हमने यहाँ 2 क्यों लगाया, तो आप देख रहे हैं इधर Fe कितना है 2 है, तो इधर 2 का मल्टीपल कर दिया 2Fe हो गया। ऑक्सीजन इधर कितना है, तो ऐसे देखो 3 2 5 और 3 8, तो इधर भी ऑक्सीजन ये देखो 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। अब सल्फर इधर कितना है 2 है, ये 2 का मल्टीपल सभी में होता है 2 है, तो ये सल्फर भी, ये सल्फर, एक सल्फर यहाँ, एक सल्फर यहाँ, 2 सल्फर हो गया, यानी कि यह संतुलित समीकरण भी हो गया। फिर से आप लोग समझें कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, जब कोई पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नया पदार्थ बनाता है तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक कोई पदार्थ मान लो Z है, इसको उष्मा दिया तो ये 2 पदार्थ X और Y में टूट जाता है, तो इसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल और देखा जाए, जैसे मान लिया जाए सिल्वर क्लोराइड है, AgCl है, जब हम सिल्वर क्लोराइड एक ही पदार्थ है, इसको सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो ये 2 पदार्थों सिल्वर और क्लोरीन में बदल जाता है, टूट जाता है। तो ये देखिए एक ही पदार्थ था 2 पदार्थों में टूट गया, इसलिए ये क्या, कौन सी अभिक्रिया होगा, वियोजन अभिक्रिया होगा। इसी प्रकार से ये देखिए फेरस सल्फेट है, तो जैसे फेरस सल्फेट है तो फेरस सल्फेट में क्या हो रहा है कि जब हम इसको उष्मा दे रहे हैं तो किसमें किसमें बदल जा रहा है, फेरिक सल्फेट में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जा रहा है। तो यहाँ भी एक ही पदार्थ है, ये 3 पदार्थों में टूट जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये कौन सी अभिक्रिया होगा, वियोजन अभिक्रिया होगा। तो ऐसे आपको जहां भी दिख जाए कि कोई एक पदार्थ है उससे 2 या 2 से अधिक पदार्थ बन रहा है तो आप हमेशा उसको क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया ही कहेंगे। जैसे एक, ठीक है, अब और भी आप अपने से भी एग्जांपल समझिए, और अब हम नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, और नेक्स्ट हेडिंग जो होगा हमारा क्या चीज है, तो उसको मैं लिख देता हूं, जल्दी नोट कीजिए। तो हेडिंग लगाए आप लोग विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट हमारा क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, विस्थापन अभिक्रिया पहले तो आप डिफिनेशन लिख लीजिए कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके विलयन से हटा देता है तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि कोई तत्व होगा और उस तत्व में क्या चीज होगा कि दूसरे तत्व के उसी विलयन से हटा देगा। नहीं समझ में आया? अब ऐसे समझे, जैसे अगर मान लो कि 2 दोस्त बैठे हुए हैं, एक पास क्या है कि 2 दोस्त बैठे हुए हैं, तब तक एक दूसरा कोई लड़का आता है,
ठीक है। और वो क्या करता है, जो दोनों दोस्त बैठे थे उन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त को वहां से हटा देता है, धकेल देता है, तुम हटो, वह अलग हो गया, और जो दूसरा वाला वहां बच गया उसके पास खुद जाकर के बैठ जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या, ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन। विस्थापन का मतलब ये होता है हटा देना, ठीक है। दो चीजें ऐसे देखो, दो चीजें है ना, ये अलग से है, तो ये दोनों चीजें पहले ऐसे रहेंगी। अब ये तीसरा वाला जब आता है तो क्या करता है, इसको हटा देता है, कहता है तुम हटो, और जहां ये था उसका जगह ये ले लिया, तो ये वाला देखो इसके साथ हो गया और ये वाला क्या हुआ, अलग हो गया। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर मान लो कि ये एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई दो दोस्त हैं, इस तरीके से एक्स और वाई दो दोस्त हैं, और तब तक इसी में क्या आ जाता है, जेड आ जाता है। एक्स वाई पहले से था और जेड अब आ गया। तो जैसे ही जेड आता है तो जेड क्या करता है, जेड एक्स के साथ मिल जाता है और वाई को धकेल करके अलग कर देता है। तो अगर ऐसी अभिक्रिया है तो हम इसको क्या कहते हैं, कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं, आपसे समझना कि जैसे अगर मान लो कि x और y दो तत्व था, या एक बिलियन है जिसमें x और y है, और z क्या करता है कि z जैसे ही यहां आता है तो यह y को धकेल देगा, अलग कर देगा, और x की जगह अपने खुद हो जाता है। तो इसी को हम क्या करते हैं, इसको आप और भी ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स जेड, यानी कि y की जगह z खुद हो गया और y को धकेल दिया। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अच्छा, एक चीज और भी है कि आगे आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाया जाएगा, तो उसमें बताया जाएगा कि यह z इसको कब धकेल पाएगा। ये बताओ, जब दो दोस्त बैठे रहोगे तो जो तीसरा धकेलने वाला होगा वह जिस दोस्त को धकेलना चाह रहा है उसकी अपेक्षा मजबूत रहेगा, तभी तो धकेलेगा ना। अगर मान लो कमजोर होगा तो वह धकेल नहीं पाएगा, ठीक है। तो आगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपको यह भी पढ़ाया जाएगा कि यह इसमें से इसको निकाल पाएगा कि नहीं। फिलहाल अभी के लिए ये जाने कि विस्थापन अभिक्रिया क्या चीज है, कि जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके विलयन से हटा देता है तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये मान लो एक विलयन है एक्स और वाई, जिसमें एक्स और वाई है, एक तीसरा पदार्थ कोई जेड आया, जेड क्या किया कि वाई को हटा दिया, वाई को हटा करके वाई की जगह अपने खुद हो गया और वाई को अलग कर दिया। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लिया जाए कि जैसे अगर मान लो कि कॉपर सल्फेट का विलयन है, ठीक है, CuSO4, कॉपर सल्फेट का सूत्र CuSO4 है, और मान लो कि अब लोहा को हम इसमें से संयोग करा दिए, लोहा आ गया। तो जब लोहा का मतलब क्या, आयरन, और इसको क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट, ये सब आपको याद कर लेना चाहिए। कॉपर सल्फेट हो गया। जब लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में आता है तो ये क्या करता है, इसको हटा देगा और SO4 से क्या करेगा, खुद अभिक्रिया कर लेता है और बना लेता है FeSO4। बात समझ में आ रहा है। क्या किया, ये व्यक्ति क्या किया कि Cu को CuSO4 यानी कि कॉपर के विलयन कॉपर सल्फेट में से Cu को हटा करके उसके जगह पर अपने खुद आ गया और Cu को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। इस तरीके से Cu को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसमें देखिए हो क्या रहा है कि इसको हम क्या कहते हैं, आयरन सल्फेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आयरन सल्फेट, ठीक है। देखिए एक बार फिर से बढ़िया से समझिए। इसमें क्या था कि कॉपर सल्फेट एक विलयन था, मैंने लिखा है किसी दूसरे तत्व की उसके विलयन से। मान लो ये दूसरा तत्व क्या है, Cu है, और इसका एक विलयन है क्या, कॉपर सल्फेट। और जब कोई तत्व, वह कौन सा तत्व है, Fe है, तो ये तत्व क्या कर रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी समझा जाए, जैसे अगर मान लो कि जिंक है, ठीक है, और कॉपर सल्फेट है, जिंक है और क्या चीज है, कॉपर सल्फेट है। ऐसे आप देख सकते हो। दूसरा, जैसे एक पदार्थ क्या है, जिंक है, और दूसरा क्या है, CuSO4 है। अब ये क्या कर, जिंक क्या करता है कि जिंक इस कॉपर को हटा देगा। अब हटाने के बाद से क्या हो जाएगा, ZnSO4
4 और अलग किसको कर दिया, Cu को। ठीक है, तो ये अभिक्रिया यहां से आप देख रहे हो, इसको अभी भी आप क्या बोलते हो, कॉपर सल्फेट है, और इसको आप क्या बोलते हो, इसको बोलते हो जिंक सल्फेट। तो इस अभिक्रिया में हो क्या रहा है कि जिंक जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा दे रहा है और उसके जगह पर खुद आ जा रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और भी इसी तरीके से आप लोग पढ़ें, जो एक्सरसाइज दिया उसको भी सॉल्व करें, कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है तो बताएं। तो यहां तक आपने सीखा कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व होता है जो किसी दूसरे तत्व को उसी के विलयन से हटा देता है। आपने एग्जाम्पल भी सीखा। अब हम नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। यह क्या था, विस्थापन अभिक्रिया था, और द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब 2 बार विस्थापन होता है। तो जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम लिखते हैं। तो लिखिए हेडिंग द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो हेडिंग लिख लीजिए द्विविस्थापन अभिक्रिया। लिखिए वे अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि यह विस्थापन में क्या होता था कि कोई एक पदार्थ होता था, वो किसी दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर देता था, उसकी विलयन से अलग कर देता था। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि अक्सर करके ये जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है वह वैद्युत संयोजन यौगिकों के बीच ही होता है, क्योंकि उसमें आयन होते हैं। तो इसमें आयन में क्या होगा कि एक आयन दूसरे वाले से और दूसरे वाले का पहले वाले से जुड़ेगा। तो आप लोग डेफिनेशन पहले लिखना, वे अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, समझते हैं। इसको समझने के लिए बहुत आसान है, इसको समझिए ऐसे, जैसे अगर मान लो कि AB है, ठीक है, क्या है, AB है, कोई पदार्थ है AB, और दूसरा जो पदार्थ है वो क्या है, CD है। दूसरा पदार्थ क्या है, CD है। तो यह क्या, ये मान लो कि A वाला प्लस है, B माइनस है, C प्लस है, D माइनस है। तो ये आयन हो गया ना कि A प्लस B माइनस C प्लस है और फिर D माइनस। तो अब ये जब अभिक्रिया करते हैं आपस में तो आयनों का आदान प्रदान होता है। यानी कि इस वाले पदार्थ का जो धन आयन होगा वह दूसरे पदार्थ के ऋण आयन से संयोग कर लेगा, और जो इसका ऋण आयन है वो दूसरे वाले के धन आयन से संयोग कर लेता है। तो इस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब से समझें, जैसे अगर मान लो एक पदार्थ है AB, इसमें एक आयन A प्लस है, B निगेटिव है, इस दूसरा पदार्थ है C प्लस है और D निगेटिव है। जब ये दोनों यानी कि AB और CD आपस में क्रिया करते हैं तो इसका AB का जो ऋणायन होगा वह C यानी कि धनायन के साथ चला जाएगा, और A प्लस के साथ इसका ऋणायन अर्थात D आ जाए तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे यानी कि इसमें A वाला आ गया और ये A वाला क्या था, प्लस था, तो इसका माइनस वाला यानी कि D आ गया। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ क्या है, प्लस C है, तो C है और C के साथ इसका निगेटिव वाला चला जाए, यानी कि यह क्या चीज हो जाएगा, B हो गया। तो इस प्रकार AB और CD मिल करके क्या क्या बना लेते हैं, AD और CB बना लें, यानी कि इनके बीच आयनों का आदान प्रदान हो जाए, इसका आयन C के साथ और C का आयन A के साथ आ जाए। तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, अब और भी समझा जाए एग्जांपल्स के तौर पे। अब क्या, जैसे अगर मान लो कि यह है NaOH, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, यहां क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनेगा। अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इसमें आप जानते हो कि Na क्या होता है, प्लस होता है, यहां लिखते हैं बाद में मिटा देंगे। Na क्या होता है, प्लस होता है, और ये जो OH मिला करके होता है वो निगेटिव होता है, और इसमें H क्या है, प्लस होता है, और Cl क्या होता है, निगेटिव होता है। एक चीज और भी हम बता दें कि जनरली तौर पे 95% केसेस में यही होता है कि अगर कोई पदार्थ मतलब कोई सूत्र लिखा गया है तो जो उसके पहले वाला होता है यानी कि बाएं वाला जो होता है वो पॉजिटिव होता है, जैसे इसमें बाएं वाला Na पॉजिटिव, इसमें बाएं वाला H पॉजिटिव, और जो दूसरा पार्ट होता है वो निगेटिव होता है 95 केसेस में। अब देखिए, तो ये अब द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब ये होगा कि इसका जो
चार्ज होगा, Na के साथ जो निगेटिव होगा वो H प्लस के साथ चला जाएगा, और H प्लस के साथ जो निगेटिव होगा वो Na के साथ आ जाएगा। यानी कि अब ये बना लेगा Na, ये Na हो गया, और इसका निगेटिव क्या है Cl दूसरे वाले का, तो ये NaCl हो गया। और प्लस देखिए इसका जो प्लस वाला है वो क्या है H है, क्या है H है, और इसका जो निगेटिव है वो क्या है OH है। तो यहां से आप देख रहे हो Na प्लस Cl माइनस H प्लस और OH माइनस हो गया। तो Na इसके ऋण वाले से और H इसके ऋण वाले से जब क्रिया कर लेता है तो उसी को हम क्या कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब HOH को हम लोग क्या लिख देते हैं, हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन 1 है, HOH लिखो, या फिर इसी को हम क्या लिख देते हैं H2O। तो अब आपको समझ में आ गया क्या, अब हम इसको मिटा रहे हैं। और अब समझिए जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो क्या क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है जो कि लवण है, और क्या बन जाता है जल, पानी, ठीक है ना। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि जब एक अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। तो अब समझ में आ गया होगा कि इसके NaOH में एक दूसरे का आदान प्रदान हो जाता है, इसका प्लस जो है वो इसके ऋणात्मक से क्रिया कर लेता है, और इसका जो प्लस होगा वो इसके वाले ऋणात्मक से क्रिया कर लेता है, ठीक है ना। चलिए एक और भी एग्जाम्पल देखा जाए, एक एग्जाम्पल और भी देखा जाए, और उसमें सपोज कर लिया जाए कि Na2SO4 है, यानी कि सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट को हम बेरियम क्लोराइड से क्रिया कराएं, सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4, ठीक है, Na2SO4। ये जो सोडियम सल्फेट मैं बोल रहा हूं, बेरियम क्लोराइड बोल रहा हूं, ये सब अपने से भी लिखने का कक्षा 9 में आप लोग पढ़ के आए होंगे कि जब हम सोडियम सल्फेट बोल रहे हैं तो इसका सूत्र कैसे हम जल्दी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो बताया क्या होगा कि आप सोडियम सल्फेट बोला जा रहा है तो आप सोडियम लिख लो और सल्फेट लिख लो। ये देखो सोडियम का बैलेंसी कितना होता है, SO4 का बैलेंसी कितना होता है, एक दूसरे का उल्टा करके उसके नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये कक्षा 9 में अगर नहीं आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, एक वीडियो मैं इसी पर बना दूंगा कि आप लोग कैसे देख पाएंगे। तो और दूसरा क्या है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट क्या होता है BaSO4 हो गया। अब देखिए ये जब दोनों मिलते हैं तो Na क्या होगा प्लस होगा, SO4 माइनस होगा, फिर इसमें बेरियम क्या होगा प्लस होगा, SO4 क्या होगा माइनस होगा। अब आप जब रिएक्शन लिखोगे तो यह इसका प्लस है, ठीक है, इसका प्लस क्या है Na, और इसका निगेटिव क्या है SO4 है, ठीक है। Na2 जो है वो इसका, एक मिनट, ये बेरियम सल्फेट न होकर के इसको हम बेरियम क्लोराइड बना रहे हैं, तब जाके हमारा आएगा, यानी कि बेरियम सल्फेट न होकर के हम क्या बना रहे हैं बेरियम क्लोराइड बना रहे हैं। अब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जैसे ये है सोडियम सल्फेट, इसको हम क्या बोलते हैं सोडियम सल्फेट, ठीक है, इसका नाम सोडियम सल्फेट, इसका नाम बी ये लिखा गया है तो ये क्या हो गया बेरियम, ठीक है। और Cl है तो क्या हो गया क्लोराइड, यानी कि ये BaCl2 को हम क्या कहते हैं बेरियम क्लोराइड। जब ये दोनों आपस में मिलाओगे तो इसका जो पॉजिटिव होगा वो इसके निगेटिव से क्रिया करेगा, तो इसका पॉजिटिव क्या है Na है, ठीक है, Na है, और इसका निगेटिव क्या है Cl है, ठीक है। और इसी तरीके से इसका पॉजिटिव क्या है Ba है, ठीक है, और इसका निगेटिव क्या है SO4 है, SO4 है, ठीक है। यानी कि यह बन गया अब आपका सोडियम क्लोराइड, और ये बेरियम सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो इसका धनायन था वह दूसरे वाले की ऋणायन से, और जो दूसरे के वाला धनायन है वो पहले वाले के ऋणायन से क्रिया कर लेता है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये कैसे दिखा जाता है इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। ये देखिए बैलेंस है कि नहीं ये भी चेक कर लेते हैं। सोडियम इधर कितना 2, और उधर अगर देखा जाए तो सोडियम कितना होगा, सोडियम इधर एक ही है, यानी कि यहाँ 2 का आपको मल्टीपल करना होगा, अब 2 सोडियम हो गया। इधर देखिए सल्फर कितना है, यहाँ 1 है, तो और सल्फर यहाँ कितना है 1 है, सही है। ऑक्सीजन इधर कितना है ये 4 है, तो ऑक्सीजन इधर भी देखिए 4 है। अच्छा अब क्या बचा, अब बचा कि बेरियम इधर कितना है 1 है, तो बेरियम इधर भी 1 है।
क्लोरीन इधर कितना है 2 है, तो क्लोरीन इधर भी कितना हो गया 2, यानी कि यह बैलेंस भी हो गया। तो पहले आप ऐसे लिख लो कि सोडियम सल्फेट का सूत्र लिख लीजिए, बेरियम क्लोराइड का सूत्र लिख लीजिए। अब जब इन दोनों को मिलाएगा तो क्या बनेगा, तो करना क्या है आपको कि इसका जो धन था वह इसके वाले ऋण के साथ जोड़ दो और इसका जो ऋण था उसको धन के साथ जोड़ दो। अब ये 2 4 कैसे हम लोग लिखते हैं, इसके लिए हमें एक अलग बोल रहे हैं, वीडियो बना देंगे। तो इस तरीके से अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये पूछा जाए, ऐसे रिएक्शन दे दिया जाए, पूछा जाए तो कौन सी क्रिया होगा, तो अब बताएंगे द्विविस्थापन क्रिया होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक वाले का जो आयन है वह दूसरे वाले आयन के साथ आदान प्रदान हो जा रहा है। ठीक है, ये हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लगाएंगे उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं। तो हेडिंग लगाएंगे उपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया में पहले भी बताया कि उपचयन का मतलब ये होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, आप लोग लिख सकते हैं उपचयन अभिक्रिया क्या, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होता है, यानी कि ऑक्सीजन में बढ़ोतरी होता है, उसे हम उपचयन, देखो उपचयन, उपचयन का मतलब ऊपर उठना, बढ़ना। ठीक है, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको उपचयन क्रिया कहते हैं। और अपचयन क्रिया किसे कहते हैं, तो अपचयन क्रिया को लिखोगे ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन क्रिया कहते हैं। देखो अपचयन, अप का मतलब नीचे आना, ठीक है, अप का मतलब ऊपर जाना, तो अपचयन का मतलब ऑक्सीजन में कमी होगी तो हम क्या कहेंगे, अपचयन क्रिया कहेंगे। और अगर बढ़ोतरी होगा तो उसको हम उपचयन क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे इधर देखो एक क्रिया है, जैसे कापर है, कापर को ऑक्सीजन के साथ जब गर्म किया जाता है, ताप का मतलब टेम्परेचर आप देते हो, गर्म करते हो, तो क्या बना लेता है कि ये Cu यानी कि कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। ये पूछा जाए कौन सी अभिक्रिया होगा, तो आप बताएंगे उपचयन होगा। उपचयन का मतलब क्या, कि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। कैसे, इधर देखो हम कहें ये बता दो कि कॉपर में के साथ ऑक्सीजन कितना है, एक भी नहीं है। इधर कॉपर के साथ ऑक्सीजन एक भी नहीं है, लेकिन जब किताब दे देते हो तो इधर आप देख रहे हो दूसरे तरफ, तो कॉपर के साथ एक ऑक्सीजन आ गया ना, तो इधर कॉपर के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं था और इधर क्या हुआ, एक ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन बढ़ा कि घटा, बढ़ा, क्योंकि इधर कुछ नहीं था, इधर एक बढ़ गया। तो जब बढ़ता है तो हम उसको क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा वाला एग्जांपल पूछा जाए, ये कौन सी अभिक्रिया होगी, तो ये होगी अपचयन की अभिक्रिया। कैसे, इधर देखो कॉपर ऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोजन के साथ, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ मिलाकर अगर गर्म करते हैं तो कॉपर बनता है, ये सॉलिड अलग हो जाता है और क्या बनता है, जल बनता है, वाष्प बनता है। तो इधर देखा जाए अगर, तो कॉपर के साथ एक ऑक्सीजन था, कितना ऑक्सीजन है, पहले जब क्रिया नहीं हुई थी तो पहले एक था, जब अब क्रिया हो गया तो कॉपर के साथ कितना ऑक्सीजन है, 0, कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो यहां देखो एक था, यहां क्या हुआ, कम हो गया, घट गया ना, इसलिए कौन सी क्रिया होगी, अपचयन की। तो आप लोग अपने से बता सकते हैं कि अगर मतलब ऑक्सीजन में वृद्धि होता है, जिस पदार्थ में वृद्धि होगा उसको हम क्या चीज कहते हैं, उसको कहेंगे उपचयन क्रिया, और जिसमें कमी होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपचयन क्रिया। आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ कॉपर में क्या था, एक भी ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ कितना हो गया, एक हो गया, यानी कि यह बढ़ गया, उपचयन हो गया। और यहाँ कॉपर में एक ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ क्या हो गया, घट गया, एक भी नहीं है, इसलिए कौन सी क्रिया हो गई, अपचयन क्रिया हो गई। अब हम दोनों को इकट्ठा करके लिखते हैं कि क्या किसी समीकरण में एक साथ ऑक्सीजन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ का अपचयन होता है तथा दूसरे पदार्थ का उपचयन होता है, उसे हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आप लोग क्या लिखेंगे, उपचयन, हेडिंग लगा लें, उपचयन अपचयन अथवा इसी को कहते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया, अभिक्रिया, या इसी को क्या बोला जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आप लोग इसको लिखना चाहे तो लिखिए, आगे लिखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ का उपचयन होता है
तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहां से देखा जाए CuO है ना, यहां से देखो CuO है, हाइड्रोजन मिलकर के Cu और प्लस क्या चीज बना रहा है, H2O बना रहा है। आप ये देख रहे हो कि यह Cu जो है Cu अगर यहां लाओ तो ये बन गया, इसमें से ऑक्सीजन हट गया, इधर ऑक्सीजन एक था और इधर ऑक्सीजन क्या हुआ, हट गया। यानी कि पूछा जाए CuO का अपचयन हुआ कि उपचयन हुआ, तो आप बताओगे कि अपचयन हुआ। ठीक है, क्यों अपचयन हुआ, क्योंकि इधर एक ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए CuO का क्या हुआ, अपचयन हुआ। और इसी तरीके से H2O का देखो, H2O मिल करके क्या बना ले रहा है, H2 मिल करके क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। अब इधर पूछा जाए H2 में ऑक्सीजन कितना है, 0 है, लेकिन इधर H2 में ऑक्सीजन 1 है, यानी कि इसमें H2 में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो जब वृद्धि होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। समझ में आ रहा है, उपचयन बोलते हैं। तो और इस टोटल अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। अब से समझो, जैसे हमने एक समीकरण लिख दिया, ठीक है, CuO प्लस H2 और इस ताप को गर्म करो, ताप दोगे तो यह कॉपर और पानी बनाएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि इस CuO में पहले जब अभिक्रिया नहीं हुआ था तो पहले ऑक्सीजन था, लेकिन जब ऑक्सीजन अभिक्रिया हो गया तो इसमें से ऑक्सीजन हट गया, मतलब कमी हो गया। भाई यहाँ एक ऑक्सीजन था, अभी यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया, तो कमी हो गया, और जब कमी हो गया तो अपचयन हो गया। तो हम ये कहेंगे कि इस अभिक्रिया में CuO का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, तो उपचयन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें बढ़ रहा है। यहाँ कितना था, 0 था, और यहाँ क्या चीज हो गया, ऑक्सीजन में वृद्धि हो गई। अब अलग अलग अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो कि ये जो CuO है इसका अपचयन हो गया, क्या हो गया, अपचयन हो गया, किसमें, Cu में। ठीक है, और इसी तरीके से जो H2 था इसका उपचयन हो गया, उपचयन हो गया, किसमें हो गया, H2O में। ठीक है, तो आप लिख सकते, अगर पूछा बता सकते हो ना कि किसमें किसका अपचयन हो रहा है या किसका उपचयन, तो बस ऐसे देख लेना उस समीकरण में कि जिसमें ऑक्सीजन बढ़ेगा उसका उपचयन होगा, जिसमें घटेगा उसका अपचयन होगा। तो इसको हम कहते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। एक और भी एग्जांपल समझ लेते हैं, एक एग्जांपल और चलिए समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल ये है NCERT का ही है, जैसे लिखा हुआ कि MnO2, ठीक है, MnO2 और 4HCl, ठीक है, क्या चीज है, ये दिया हुआ है MnO2, ठीक है, MnO2 है, और इसके साथ प्लस का 4HCl गिब्स, इसमें दिया हुआ है MnCl2, MnCl2, आपको बताना है, मैं केवल लिख रहा हूं, MnCl2 2H2O प्लस 2H2O और प्लस का Cl2 है। ठीक है, अभिक्रिया आपके सामने है, यही NCERT का है। अब आपको ये बताना है कि इसमें किसका अपचयन हो रहा है और किसका उपचयन हो रहा है। पहली बात तो यहां से देखो, यहां देखिए यह MnO2 है, इसमें ऑक्सीजन की संख्या कितनी, यह एक समीकरण है ना, MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2H2 प्लस Cl2, ये चीजें मिल रही है। अब आप ये देख रहे हो, अगर पूछा जाए इसमें उपचयन किसका हो रहा है और अपचयन किसका हो रहा है, तो इधर यानी मैंगनीज के साथ जो है ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और इधर मैंगनीज के साथ ऑक्सीजन है, नहीं है, क्लोरीन आ गया ना, तो यानी कि ऑक्सीजन में कमी हुई कि वृद्धि हुई, तो कमी हुई, क्योंकि Mn के साथ ऑक्सीजन था, इसमें है नहीं है, तो कमी हो गया। यानी कि ये वाला जो अभिक्रिया होगा, इस तरीके से ये ऐसे आप कह सकते हो कि जो MnO2 है यह किसमें बदल गया है, MnCl2 में। ठीक है, तो यहां से ऑक्सीजन घट गया, यानी कि पूछा जाए अपचयन की उपचयन, तो आप बताओगे अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन में कमी हो रहा है। इसी तरीके से अब इधर देखो HCl है, यानी कि हाइड्रोजन के साथ क्या है, क्लोरीन था, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन था, ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं है, तो अब क्या, जब बन गया, क्रिया हो गया, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया,
यहाँ ऑक्सीजन क्या था, 0 था, और यहाँ ऑक्सीजन बढ़ गया 8, कितना हो गया, देखो इधर 2 भी कर सकते हो, या ऐसे देखो यहाँ ऑक्सीजन आ गया ना। जब ऑक्सीजन बढ़ता है यानी कि जो HCl था यह किस में बदल जाता है, जब यह H2O में बदल गया है तो इसका हम लोग कहेंगे कि अब उपचयन हो गया। क्या हो गया, उपचयन हो गया। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसमें ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ठीक है, यह, और इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि HCl का उपचयन हो रहा है और MnO2 का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि किसका अपचयन और किसका उपचयन होता है, ठीक है। एक चीज और आता है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, हेडिंग लगाएं, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये अभिक्रियाएं बीच में छूट गई थी। एक आप लोग लिखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब अगर हम बात करते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो वो ऐसा जिसमें ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अब निकलने का मतलब है, जैसे आप चूना लाते हो तो चूने को अगर पानी में आप डालते हो तो उसमें से ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, तो उसको, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। मतलब अगर गर्म हो जाए वो पदार्थ, क्या हो जाए, गर्म हो जाए, तो उसको आप क्या कहोगे, ऊष्माक्षेपी। जैसे चूना को लाते हो पानी में अगर डाल देते हो तो वह क्या उबलने लगता है और बहुत तेजी के साथ उसमें आग डालो तो जल जाओगे, ठीक है ना। तो वो ऊष्माक्षेपी। जैसे अगर मान लो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, और इसको हम जल में निकाल कर देते हैं तो क्या बिना बूझा चूना CaOH का वोल्टवाइज बन जाएगा, और साथ ही साथ क्या निकलता है, ऊर्जा निकलता है, या आप ऊष्मा भी कर सकते हो। इसी प्रकार मेथेन है, मेथेन को जब आप ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, और साथ ही साथ ऊर्जा भी निकलती है। तो ऊर्जा निकलने का मतलब ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा में वृद्धि हो रही है, ये हो गया। अच्छा, एक चीज और भी जानो, अगर इधर प्लस ऊर्जा लिखा है या प्लस ऊष्मा लिखा है तो ये जानना कि यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। या तो इधर प्लस ऊर्जा लिखा है या फिर इधर माइनस ऊर्जा लिखा है, इधर इसी को हम इधर माइनस ऊर्जा भी लिख सकते हैं। तो अगर प्लस ऊर्जा निकला तो इसका मतलब ऊष्माक्षेपी है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर माइनस, अगर यही चीज इधर माइनस हो जाता, माइनस ऊर्जा, तो इसका मतलब ये होता कि इसको, इसके लिए, इस क्रिया के लिए अलग से ऊष्मा की जरूरत हुआ है। तो अगर अलग से ऊष्मा की जरूरत हो यानी कि ऊष्मा देने पर कोई अभिक्रिया होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर मान लो इनो लाओ, आप इनो को ग्लास में डाल दो, तो जब इनो को ग्लास में डालते हो तो पानी क्या होता है, ठंडा हो जाता है, और जब चूना को डालते हो पानी में तब पानी गर्म हो जाता है। तो जब गर्म हो जाए तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और अगर पानी ठंडा हो जाएगा तब ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो जब इनो को आप पानी में डालते हो तो पानी ठंडा हो गया यानी कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगा, क्योंकि वह ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है तभी ठंडा हो रहा है, ठीक है ना। और उसमें छेपी का मतलब निकाल रहा है, ठीक है। तो यहां से देखिए, या ऐसे समझ सकते हैं CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हम इसको ऊष्मा देते हैं तो ये किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर 1 फिनिश हुआ, और आप लोग एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व करते रहें। कहीं से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जरूर बताएं, ठीक है। तो धन्यवाद। फिर 1-2 दिन में आपका नया वीडियो आएगा, लेसन 2।